हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। और लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं कुचालक और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आवेशित चालक की सतह पर बल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो अगर चालक में किसी अल्पांश की बात करें तो उस अल्पांश पर शेष भाग के द्वारा एक प्रतिकर्षण बल महसूस होता है। तो दोस्तों अगर कोई चालक है तो उसमें जो किसी अल्पांश पर जो शेष अल्पांश के द्वारा लगने वाला बल है, तो जो कुल बल हम निकालते हैं वो सभी अल्पांशों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो इसके कारण जो चालक होता है उसके सतह पर बाहर की ओर एक दाब लगने लगता है। तो दोस्तों निकालते हैं कि आवेशित चालक की सतह पर कैसे बल कार्य कर रहा है और कैसे उससे हम दाब की गणना करते हैं। तो दोस्तों मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। कि ये कोई मेरे पास एक चालक है और ये इस पे आवेश वितरित है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस चालक के जो अंदर का पृष्ठ है उसके पास और इस चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर दो बिंदु लूँगा, P1 और P2। तो दोस्तों मैं यहाँ ले लेता हूँ बिंदु P1, यानी कि दो सममित बिंदु ले लेता हूँ मैं, P1 और P2। और इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो मैं मान लेता हूं E1 इस डायरेक्शन में, ऐसे ही E1 इस डायरेक्शन में, और यहाँ जो E2 है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। और एक विद्युत क्षेत्र यहाँ होता है, मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ E2, ये इस डायरेक्शन में होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई आवेशित चालक है उसके ठीक बाहर स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेशित चालक के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों हमने देखा था कोई चालक गोला था, उसके कारण किसी बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और वो कितनी आती थी, वो आती थी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ बाहर स्थित बिंदु है मेरा P1, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी। तो ऐसे ही मैं जो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा दोस्तों, क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों ये हो जाएगी
इसको बिंदु P1 के लिए मैं इसे व्यक्त कर देता हूँ, ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन मैंने शो कर रखी है उधर। ऐसे ही मैं निकालूंगा बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि हम जानते हैं दोस्तों, जो चालक होता है, चालक के भीतर जो संपूर्ण आवेश होता है पृष्ठ पर होता है, इसके कारण जो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, यानी कि जो बिंदु P2 है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इक्वल टू शून्य। समीकरण 1 और समीकरण 2, दोस्तों इन दोनों समीकरण की हेल्प से मैं आगे निकालूंगा जो बिंदु P1 और P2 है उन पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, उनके लिए इन दोनों को मैं कैसे यूज़ करूंगा, E1 और E2 को। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, ये जो चालक है इसको दो सममित अल्पांशों में मैं दो अल्पांशों में बांट लेता हूं। एक तो अल्पांश AB, तो दोस्तों ये ले लेता हूं मैं अल्पांश AB A और ये B, और शेष भाग ले लेता हूं मैं ये A और इसको नाम दे देता हूं मैं C, ACB। तो दोस्तों कि जो कोई भी जो अल्पांश है उस पर शेष भागों के कारण प्रतिकर्षण बल महसूस होता है, यानी कि जो ये अल्पांश AB है इस पर जो शेष भाग है ACB, उसके कारण एक प्रतिकर्षण बल महसूस होगा, जिसके कारण बाहर की ओर इस पर एक दाब कार्य करता है। तो दोस्तों मैं यह मान लेता हूं कि जो अल्पांश है कि इस चालक को मैंने दो सममित अल्पांशों में डिवाइड कर लिया है। एक तो अल्पांश AB और एक है शेष भाग ACB, एक है शेष भाग ACB। और दोस्तों मैं इसके कारण मान लेता हूं कि जो अल्पांश AB है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेता हूं E1। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी। ऐसे ही जो शेष भाग ACB है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं मान लेता हूं E2। तो दोस्तों इनकी गणना कर लेता हूं मैं, और फिर इनकी हेल्प से मैं निकालूंगा इस पे विद्युत बल। इस समीकरण को मैं इधर लिख लेता हूं कि EP1 आया है मेरा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही मेरा EP2 है शून्य, समीकरण 1 है ये मेरी, ये समीकरण 2 है। तो दोस्तों मैं निकाल लेता हूं ऐसे कि जो चालक अल्पांश AB है, AB कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो जो E1 क्या होगा, E1 क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों ये क्या हो जाएगी, EP1, इससे डिनोट कर देता हूँ मैं इसको। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस पर विद्युत क्षेत्र E1 इस डायरेक्शन में है और E2 भी इस डायरेक्शन में है। तो जो बिंदु P पर तीव्रता हो जाएगी E1 प्लस E2 के, और ये क्यों हो जाएगी, चूँकि E1 व E2 एक ही दिशा में है। इसको मैं इक्वेशन दे लेता हूँ, इक्वेशन 3। अब ऐसे ही दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों जो बिंदु P2 है उस पर E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है, तो दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो मैं कर देता हूँ E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये है मेरे पास इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, E2 बराबर है मेरे पास 0 और E2 बराबर है E1 माइनस E2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 4 से, यानी कि समीकरण 4 में समीकरण 2 से मान रखूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी कि यहाँ से मेरे पास मान आ जाता है E1 इक्वल टू E2। अब दोस्तों E1 इक्वल टू E2 है, इस मान को मैं रख सकता हूँ समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, EP1 इक्वल टू E1 प्लस E2 है, तो E1 इक्वल टू E2 है, तो E1 इक्वल टू रख लेता हूँ मैं E2, यानी E2 प्लस E2 इक्वल टू 2E2। अब दोस्तों यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ कि जो EP1 का मान क्या है मेरे पास, EP1 का मान है इक्वेशन फर्स्ट है, ये रिलेशन आ गया मेरे पास EP1 इक्वल टू 2E2। अब इक्वेशन 1 का यूज़ करूँगा मैं, EP1 बराबर है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से EP1 का मान रखने पर, तो दोस्तों EP1 बराबर है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E2। तो E2 का मान निकालेंगे तो E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये आ जाता है कि अल्पांश AB पर ACB द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो E2 बराबर आ जाता है हमारे पास सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है ACB द्वारा जो अल्पांश AB पर लगने वाली। अब मैं मान लेता हूँ कि जो अल्पांश AB है उस पर उपस्थित संपूर्ण आवेश क्या है, DQ। तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा उसकी गणना कर लेते हैं। तो अल्पांश पर लगने वाला बल, यानी कि अल्पांश AB है उस पर लगने वाला बल कितना होगा, अल्पांश AB पर लगने वाला बल। तो दोस्तों मेरे पास क्या है, आवेश है और मेरे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि दोस्तों F बराबर क्या होता है, QE। अब चूंकि अल्पांश है उसके द्वारा लगने वाला बल क्या होगा, अल्प होगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ DF, और जो इसका इस पर उपस्थित संपूर्ण आवेश है वो भी अल्प होगा, तो उसको मैं मान लेता हूँ DQ। इसके अलावा जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो अभी हमने निकाला है, ये क्या है, E2। तो DF बराबर E2 इंटू DQ। तो DF का मान क्या है दोस्तों, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ही हम DQ को क्या लिख सकते हैं,
डी क्यू को हम लिख सकते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व से, चूँकि सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन में एस। तो अगर अल्प आवेश होगा तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी एस, यानी कि हम डी क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी एस, चूँकि डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी एस, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ डी एफ बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू डी एस, यानी कि ये हो जाता है डी एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। दोस्तों मैं चाहूँ तो यहाँ से सिग्मा को विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ कि ई बराबर क्या होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ डी एफ बराबर ये हो जाएगा ई इंटू ई एप्सिलॉन नॉट, यानी ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर आएगा अपॉन में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाता है अल्पांश पर बल का मान। अब यदि संपूर्ण जो चालक है उस पर हम बल निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका, यानी कि संपूर्ण चालक पर बल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो हम समाकलन कर लेते हैं इसका। संपूर्ण चालक के पृष्ठ पर लगने वाला बल, यानी कि दोस्तों मेरे को इसका समाकलन करना पड़ेगा, यानी कि समाकलन डी एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ और समाकलन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2 इंटू डी एस। तो दोस्तों यहाँ से मैं समाकलन लेता हूँ इसका, तो ये आ जाएगा f इक्वल टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2 समाकलन डी एस, और डी एस का समाकलन क्या आ जाएगा s, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये आ जाता है मेरे पास इंटू s। अब चूंकि मेरे को निकालना है ये बल का मान आ चुका है आवेशित चालक की सतह पर या पृष्ठ पर लगने वाला बल कि ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2 इंटू एस। अब जो आवेशित चालक है उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल निकालूं, यानी कि मैं दाब निकालूं, तो मैं निकाल सकता हूं यहाँ से कि F अपॉन में S, यानी कि P बराबर होता है F अपॉन में S, यानी आवेशित चालक के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल, यानी कि ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2। दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में अगर इसको हम सिग्मा की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम इसे सिग्मा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है सिग्मा बराबर ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाता है वैद्युत बल आवेश चालक के बाहरी सतह पर लगने वाला बल, और उसके एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है दाब, तो इसे हम कहते हैं वैद्युत दाब। तो ये है दोस्तों आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, और हम जो वैद्युत बल है उसी की हेल्प से ये निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों
विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो दोस्तों, जो कोई भी जो आवेशित चालक होता है उसके पृष्ठ पर जो विद्युत बल होता है उसके लंबवत बाहर की ओर होता है। अब यदि आवेशित चालक को और आवेशित किया जाए जब उसके विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि किया जाए तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही बल के विरुद्ध किया गया कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि मैं मान लूँ कि मेरे पास r त्रिज्या का एक गोलीय आवेश है और उस पर q आवेश वितरित है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो दोस्तों, ये है मेरे पास स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय आवेश है तो यदि मैं इस पे आवेश की मात्रा बढ़ाऊं या विद्युत क्षेत्र के आयतन में मैं वृद्धि करूं तो मेरे को इसको संपीड़ित करना पड़ेगा और संपीड़ित करने के लिए मेरे को बल लगाना पड़ेगा और बल लगाने के लिए जो किया गया कार्य है वो इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो दोस्तों, ये दूरी मान लेता हूँ मैं dr। तो ये हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी, ये दूरी r माइनस dr। और हम जानते हैं कोई भी जो आवेशित चालक होता है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा जो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो जो आवेशित चालक है उसके जो विद्युत बल होता है वो बाहर की ओर होता है और एक त्रिज्यीय रूप में होता है। ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं कि लंबवतीय बाहर की ओर होता है, और भी हम दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने मान लिया r त्रिज्या का एक गोलीय आवेश है और उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो इस आवेशित गोलीय चालक पर जो विद्युत बल है वो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगा। तो दोस्तों, हमने अभी निकाला विद्युत दाब क्या होता है कि विद्युत दाब होता है दोस्तों P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है विद्युत दाब, यानी कि इस गोलीय आवेश पर विद्युत दाब होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों, इस पर जो एक बल लग रहा है उसकी हम गणना कर लेते हैं कि गोलीय आवेश पर कार्यरत बल। तो गोलीय आवेश पर बल, तो दोस्तों बल क्या होता है, F बराबर P इंटू ए, यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और ए हो जाएगा इस गोलीय आवेश का क्षेत्रफल, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। अब दोस्तों, इस गोलीय आवेश को आवेश देने के लिए मेरे को इसको संपीड़ित करना पड़ेगा, यानी कि गोलीय आवेश को dr दूरी तक संपीड़ित
यानी कि ये इतना था और मैंने इसको इतना कर दिया। तो ये dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य। तो दोस्तों कार्य क्या होता है, dw हो जाएगा f इंटू dr के। तो f मेरा ये रहा, तो ये यहाँ से हो जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। तो चालक को आवेश देने पर विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या होगी, कमी होगी। विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो गोले को संपीड़ित करने में विद्युत क्षेत्र के आयतन में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, गोले के आयतन में तो कमी होती है। जैसे हम संपीड़ित करेंगे तो गोले का आयतन पहले ये था, तो ये गोले के आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो गोले को संपीड़ित करने पर गोले के आयतन में कमी, या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, यानी कि इसको संपीड़ित करने पर गोले के आयतन में कमी होगी, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि होगी। तो उस वृद्धि को मैं dv बराबर 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr कि आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ये अल्प जो विस्थापन है उसके बराबर हो जाएगा, यानी संपीड़ित की गई दूरी के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में कि 4 पाई स्क्वायर इंटू dr किसके इक्वल है, dv के। तो यहाँ से हो जाता है मेरे पास dw इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू dv। तो ये आ जाता है दोस्तों मेरे पास dv। अब ये आ गया कार्य का मान। अब यदि मैं इसके संपूर्ण जो विद्युत क्षेत्र है उसमें संचित ऊर्जा निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं इसका समाकलन कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, w का समाकलन w इक्वल टू u, जो संचित ऊर्जा है उसे मैं u से व्यक्त कर देता हूँ, इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू v। ये आ जाता है संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा। अब यदि मैं एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा घनत्व, निकालना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यानी कि यहाँ से मेरे पास आ गया है w बराबर u इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू v। यहाँ से दोस्तों मैं सिग्मा को चेंज कर सकता हूँ, सिग्मा बराबर e इंटू इप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास u बराबर सिग्मा को लिख सकता हूँ मैं e स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू v। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाता है केवल
ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू वी, ये हो जाता है संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा का विद्युत क्षेत्र के पदों में। और यदि मैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा निकालना चाहूँ, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसे हम बोल देते हैं दोस्तों ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ये होता है U अपॉन में V इक्वल टू UV से व्यक्त कर रहा हूँ मैं इसे, तो ये हो जाएगा, इसमें V का भाग लगेगा तो ये क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपन 1/2। तो ये आ जाता है दोस्तों एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ये आता है UV हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ये है हवा या निर्वात में। यदि इसके अलावा मैं अन्य कोई माध्यम लूँ तो ये ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अन्य माध्यम लेने पर UV बराबर हो जाएगा हाफ ई स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसे हम ये अलग अलग माध्यम के लिए ऊर्जा घनत्व की गणना कर सकते हैं। हाँ कर दे स्टार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो दोस्तों हमने देखा होगा कि जो आवेशित बुलबुला होता है, यानी कि हवा से भरा हुआ बुलबुला होता है, उसे आवेशित करने पर वो फूट जाता है। तो दोस्तों उसका रीज़न क्या होता है कि जो साबुन का या फिर वायु से भरा हुआ, जो आपने देखा होगा जो कि वायु से भरा हुआ गुब्बारा है, वो जब उसको आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके तल पर मौजूद होता है, जिसके कारण उस पर बाहर की ओर एक दाब कार्य करता है। इस दाब के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है और बुलबुला फूट जाता है, यानी कि गुब्बारा फूट जाता है। तो दोस्तों देखते हैं साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो दोस्तों क्या होता है कि जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर वायु का दाब होता है, वो बाहरी और जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि साबुन के जो बुलबुला है उसके भीतर दाब अधिक होता है बाहर की तुलना में। इसे हम कहते हैं, इस अंतर को कहते हैं दाब आधिक्य। और ये दाब आधिक्य किस कारण से होता है दोस्तों? दाब आधिक्य होता है ये पृष्ठ तनाव के कारण। ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। और दोस्तों पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है कोई भी जो द्रव की बूंद है उसकी या फिर बुलबुला है उसकी एकांक लंबाई पर लंबवत लगने वाला बल होता है। यानी कि हम देखते हैं जो बारिश की बूंद होती है वो गोल ही क्यों होती है दोस्तों? वो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्या करता है कि किसी भी वस्तु को उसके न्यूनतम क्षेत्रफल में सीमित कर देता है। तो जो गोलाकार आकृति होती है उसमें क्षेत्रफल क्या होता है? सीमित होता है। इसलिए वर्षा की बूंद क्या होती है? गोल होती है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि कोई साबुन से आवेशित बुलबुला है, साबुन का आवेशित बुलबुला है
उसकी त्रिज्या है मेरे पास r और उसका पृष्ठ तनाव है t, और इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व इसका सिग्मा। अब इस जो साबुन का अनावेशित बुलबुला होगा, इसकी संतुलन अवस्था में दाब आधिक्य के कारण जो उत्पन्न बल है, यानी कि अनावेशित साबुन का बुलबुला है, उसके अंदर दाब आधिक्य के कारण जो उत्पन्न बल है वो बाहर की ओर उत्पन्न पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुले के अंदर उत्पन्न बल के बराबर होता है। यानी कि जो दाब आधिक्य क्या होता है उसकी हम देख लेते हैं कि जो बल होता है F बराबर होता है P इंटू A। दोस्तों मैंने मान लिया है आवेशित जो भी बुलबुला है उसकी त्रिज्या है R, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, और ये लगने वाला बल बराबर होता है उसके जो पृष्ठ तनाव है T इंटू 2 इंटू 2 पाई R। यानी कि ये 2 क्यों लिखा है दोस्तों मैंने, कि जो साबुन का बुलबुला होता है उसके 2 पृष्ठ होते हैं, भीतरी और बाहरी पृष्ठ। तो यहाँ से मैं P का मान निकाल सकता हूँ दोस्तों। यहाँ से क्या आ जाता है मेरे पास, P का मान आ जाता है 4T अपॉन में R। इसे आप सोल्व करके देख सकते हो, तो ये आ जाता है P बराबर 4T अपॉन में R, और इसी को हम कहते हैं दाब आधिक्य, Px दाब आधिक्य। यानी कि यदि कोई बुलबुला है और उस पर उपस्थित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो यदि उस बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उस पर विद्युत बल भी कार्य करता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यदि साबुन के बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो। दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि साबुन का जो आवेशित बुलबुला है उसका, यानी कि साबुन के बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और अगर उसको आवेशित किया जा रहा है, आवेशित करने पर आवेशित करेंगे तो उस पर वैद्युत बल सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट भी कार्य करेगा। आवेशित करने पर उसे पर वैद्युत दाब, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने निकाला था कि उस पर जो बल कार्य कर रहा था, फिर लास्ट में मैंने विद्युत दाब निकाला था जो आवेशित चालक की सतह पर बल, तो उससे आ जाता है विद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट भी लगेगा। यानी कि किसी बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उस पर विद्युत दाब कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो Pax बराबर है 40 अपॉन में R, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, Pax बराबर हो जाएगा इसमें सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वैद्युत दाब भी ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 40 अपॉन में R। अब क्या होगा दोस्तों, यदि मैं बुलबुले को आवेशित करता जाऊं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दाब आधिक्य शून्य हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा,
पहले तो मैं इसको पी ई एक्स को इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। पी एक्स यहाँ से हो जाएगा 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बुलबुले को, साबुन के बुलबुले को आवेशित करता जाऊंगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दाब अधिक्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 मान रख लेते हैं इसमें। 0 = 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहाँ से मैं निकालूंगा साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, साबुन के बुलबुले पर आवेश। तो यहाँ से ये हो गया 40/r = सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों मैं यहाँ से त्रिज्या का मान निकाल सकता हूँ कि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। तो यहाँ से r का मान निकाल सकता हूँ बहुत आसान से। r बराबर हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा स्क्वायर। अब दोस्तों यदि मैं यहाँ से आवेश का मान निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। कि जो साबुन का बुलबुला है उस पर उपस्थित पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, यानी कि बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा बराबर हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r और ये हो जाएगा रूट। तो दोस्तों ये आ जाते हैं बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व। इसके बाद मैं निकाल सकता हूँ साबुन आवेश का मान क्या होगा। तो दोस्तों सिग्मा बराबर Q बराबर सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा का मान मेरे पास ये रहा। तो ये आ जाता है बुलबुले पर आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा का मान मेरे पास ये रहा √8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r, और ए का मान हो जाएगा, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या है r, तो ये हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, अगर इस r को मैं ऊपर लूँगा तो ये हो जाएगा √8t एप्सिलॉन नॉट, और ये r की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा r की पावर -1/2। सॉरी, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे कि ये है 4πr² अपॉन में r की पावर 1/2। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा r की पावर 3/2, यानी कि r की पावर हो जाएगा ये 3/2। तो इसको मैं रूट में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको r³ 4π को बाहर ले लूँ मैं, तो ये आ जाता है 4π√r³। ये आ गया साबुन के बुलबुले पर आवेश 4π√8t एप्सिलॉन नॉट r³। तो दोस्तों ये था साबुन पर आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग समाप्त होता है। तो दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।